सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पीडीएम हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात के दौर चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हर एक के जहन में यह है कि क्या इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बुनियादी मुतालबा है वो है फौरी इलेक्शन, और अब वो ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली को भी तहलील किया जाए और फिर चाहे हुकूमत एक ही दिन इलेक्शन करवा ले। लेकिन हुकूमत तो दूसरी जानिब ये मुतालबा मानने पर किसी भी तौर तैयार नहीं है। इमरान खान ने इस पूरी सूरत हाल में बड़ा वाज़ेह बयान दिया है कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा और फिर उसके बाद जिसका जोर होगा उसी का जोर चलेगा और फिर उसी की मर्जी चलेगी। तो ये बयान इस तनाजुर में और इस मौके पर किस तरह से इसका मतलब लिया जाए, क्या इसका मतलब लिया जाए, और हुकूमत का जो इस पर रिएक्शन सामने आया, साद रफीक ने इस पर जो ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि अभी मुज़ाकरात आगे बढ़े नहीं और मुज़ाकरात के माहौल में इस तरह का बयान ये मुज़ाकरात के माहौल को और हालात को ख़राब करने की एक कोशिश है। तो दोनों फ़रीक़ैन इस वक्त लचक दिखाने पर तैयार नहीं है। तो फिर ये मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये घंटों की बैठक, क्या इसका कोई नतीजा निकल सकेगा या नहीं निकल सकेगा। और हुकूमत ने भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को कल शो करने की कोशिश की जब वज़ीर आज़म ने एक ज़ोहराना दिया था। उसमें उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की और तमाम इत्तेहादी जमातों ने पूरा एतमाद वज़ीर आज़म पर किया और फिर उन्होंने एतमाद का वोट लेकर 180 वोट्स के साथ अपनी अक्सरियत को जाहिर किया और साबित भी किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे भी रद्द कर दिया और ये कहा गया कि जब तक सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने की हिदायत नहीं करते उस वक्त तक इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो अब ये मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, क्या 14 मई को इलेक्शन होने के कोई इम्कानात हैं, और अगर नहीं तो फिर आगे सितंबर अक्टूबर तक अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी बयानिया कितना कमज़ोर हो जाएगा। इस पर गुफ्तगू करते हैं। सैयद मुजम्मिल शाह सन तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहतशाम साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये इस वक्त जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, आप देखें कि हुकूमत के अपने लोग, शेख रशीद ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ढोंग हैं, इससे कुछ निकल के नहीं आना। इमरान खान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए तो फिर मुज़ाकरात का कोई मकसद नहीं है। तो अब इस सूरत हाल में किधर जाने मामला, बैरिस्टर साहब से भी हम रब्ता करेंगे। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मुजम्मिल आप बताइएगा, ये फिर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर बात कर रही है कि जिसका जोर होगा फिर उसी की मर्जी चलेगी। बिल्कुल ऐसे है जी। उसकी वजह यह है कि अगर तो मुज़ाकराती अमल तो एक तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर भी अमल नहीं हो रहा, या फिर जो इससे पहले फंड्स के इजरा की डिबेट होती रही कि आप फंड जारी करें, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर लिए कि हमें कोई फंड नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिशन हमारी नहीं है। FBR गालिबन जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उन्होंने भी इसको जो है वो डिनाई कर दिया। तो बात यही है कि मुज़ाकरात के लिए पहले जो हरारत है सियासी तौर पर उसको कम करने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की सारी पॉलिटिक्स ही इस बात पर बेस्ड है कि मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, और वो तमाम अपोजिशन को चोर समझते हैं। दूसरी जानिब वो जमातें हैं जो कि असम्बली में वापस आने नहीं दे रही PTI को, उनके MNA इस परसों भी पहुंचे हुए थे, उनको नहीं अंदर आने दिया। तो पहले टेबल टॉक से पहले कुछ चीज़ें करनी थी जिससे टेम्परेचर कम होता, जिससे ये फ़ज़ा पैदा होती कि दोनों साइड संजीदा हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए, बात करने के लिए, टेबल टॉक के लिए। लेकिन वो नहीं हो सका। अब अचानक से अगर आप इस आग में कूद गए हैं तो उसका रिजल्ट यही है जो कल निकला है कि कोई समझ नहीं आई कि किस TOR पर बात हुई है या फिर किस पार्टी ने क्या आर्ग्यू किया है। खान साहब ने जो आज कहा है कि हम किसी भी ऐसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जो कि 14 मई से आगे जाती है, तो इसका मतलब यही है कि इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। और उसके बाद यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर टूट गया, 90 रोज़ का तजावुज़ आपने कर लिया, तो उसके बाद मुज़ाकरात हों या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हो, वो सब मायने नहीं रखता। और कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी अगर शुरू होती है तो शहबाज शरीफ साहब फारिग भी हो जाते हैं, उसके बाद भी मैं नहीं समझता PDM के लिए कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे वो कहेंगे कि हाँ अब हम आमादा हैं। उसके लिए भी वो नया वज़ीर आज़म को ही खड़ा कर देंगे। और ये भी हमने सुना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं उनको पार्लियामेंट में बुलाने का प्लान कर रहे हैं कि उनको बुला के पूछा जाए अगर तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो यहाँ तक अगर इंस्टीट्यूशंस पढ़ने को पहुँच चुके हैं कि करारदादें सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट पास की जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो बेंच फॉर्मेशन है उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे, तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और जिस तरह पॉलिटिक्स पाकिस्तान में डिवाइसिव पॉलिटिक्स हुई है, जिसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की गई है, तो उसके बाद एकदम से सारी बर्फ पिघल जाए ये बहुत मुश्किल काम है। बेशक सिराज ने अच्छा रोल प्ले किया है सबको करीब लाने के लिए कि बैठ के बात करें और अपने मसाइल को हल करें,
तो खुशाइन चीज़ है, लेकिन मैं तो इसको लेके पेसिमिस्ट हूँ, मुझे कोई ऑप्टिमिज्म दिखाई नहीं दे रहा। सही, तो आपको मुज़म्मिल लग रहा है कि ज़ाहिर है इन मुज़ाकरात का कहीं कोई हल निकलना नहीं। आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ, ज़रा बैरिस्टर एहतिशाम साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। तो बैरिस्टर साहब, जब हुकूमत भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है, तो फिर सिमत क्या है इन मुज़ाकरात की, मकसद क्या है? फिर तो ये सिर्फ क्या वक्त का ज़िया साबित होंगे, ये 2-3 इसके दौर चलेंगे और उसके बाद दोनों अपने अपने पॉइंट पर डटे रहेंगे और इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलना, फिर होगा क्या? इवेंचुअली ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि वाकई में मुज़ाकरात के हवाले से जो सूरत हाल है वो इतनी साजगार तो है नहीं। आप देखें कि जो तसादुम की कैफियत इसके पस मंजर में है, और आज भी जो हेयरिंग पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का एक रिजर्वेशन ये है जी कि वहाँ पे कुछ बंदे उनके अरेस्ट हुए हैं, तो वो कहते हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपका ये रवैया है। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपस में बैठ के किसी एक नुक्ते पर ये इत्तफाक कर लेते हैं इंतखाबात के हवाले से कि एक दिन कौन से दिन होने चाहिए, तो कोई गुंजाइश निकल सकती है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस ना होती तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में यहाँ तक बात ना पहुँचती, और आगे जो सुप्रीम कोर्ट का अब कल की जो हेयरिंग थी उसमें गैर मुइना मुद्दत के लिए केस मुलतवी उन्होंने कर दी है। और जहाँ तक तौहीन अदालत की बात है, पहले तो लग रहा था कि हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट अपने आप को असर्ट करे, क्योंकि उससे एक दिन पहले हुकूमत का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल ऐसे ही था कि वो सुप्रीम कोर्ट को हेड ऑन ले रहे थे कि पार्लियामेंट फैसला करेगा कि मुल्क में कब इलेक्शंस होंगे। तो कल की हेयरिंग में जो तवक्कुआत थी कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने आप को असर्ट करे, वो भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा जी आपका काम नहीं है सालसी कराना। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम सालसी कराने पर किसी को मजबूर नहीं कर रहे, बेहतर है आइन पर अमल दरामद हो जाए, हम तो ये चाहते हैं। और उसके बाद फिर वो समात मुलतवी होगी। तो अब इस सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो सकेंगे और किसी नुक्ता इत्तफाक पर पहुंचेंगे जहां पर ये ग्रेसफुली एक डिग्निफाइड तरीके से बैठ के मामलात को हल कर लें, मुल्क को मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम से बचा लें, क्योंकि जो सियासी मफादात हैं वो समात तो बिल्कुल मुलतवी हो गई, लेकिन जो तारीख एक तय की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है ना। ये मुज़ाकरात एक मुत्तफ़िका पॉइंट पर पहुंचने के लिए ज़रूर इनको ये कहा गया है, लेकिन वो तारीख तो अभी आगे पीछे नहीं हुई, वो तो क्लियर है अपनी जगह पर। सर बिल्कुल है, लेकिन बात यह ना कि हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि जी हम मानते ही नहीं है इस फैसले को। उन्होंने कहा है कि ये कोई फैसला ही नहीं है, हम इसको मानते नहीं है, हम तो 4-3 के फैसले का एहतराम करते हैं। अगर ना मानने पर आप हमारे वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई भी करेंगे तो भी हम उसको भी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा है कि आप हमें उधर बुलाएंगे, हम आपको इधर बुला लेंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी आपके पास सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे। यहाँ तक तो आपके वफाकी वजीर दाखिला ने कह दिया है। उसके बाद जो बिलावल भुट्टो ने तकरीर की है उसमें उन्होंने लकीर खींचने की बात की है। उन्होंने कहा है कि अपना कोई वजीर आजम अब दोबारा हम नाअहल नहीं होने देंगे। इमेजिन बिलावल भुट्टो जरदारी सेइंग दिस फॉर शहबाज शरीफ, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इतने मैच करते हैं इस वक्त उनके कि वो जो मतलब कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए नहीं कह सके शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो शहबाज शरीफ साहब के लिए कह रहे हैं। साहब ये तो दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस का फिर एक बहुत खतरनाक क्लैश होने जा रहा है, तो ये आगे फिर बहुत खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। हो चुका है सर, क्लैश तो हो चुका है, हालात भी खतरनाक पैदा हो चुके हैं, लेकिन ये मुल्क तो दुआओं पे ही चल रहा है। आपको पता है पिछले 75 साल से कौन सा ऐसा खतरनाक मोड़ है जिसमें से ये नहीं गुजरा, और कौन से ऐसे हालात हैं जो हमने नहीं देखे हैं मार्शल लॉ से लेके आजकल के हालात तक। तो दिस इज येट अनदर एपिसोड ऑफ द सेम सीक्वेंस, और उसमें चीजें इसी तरह हो रही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि कितनी देर तक ये सस्टेन करेगा और उसके मुताबिक ही फिर आगे मामला बढ़े। तो वैसे तो अब ये फिर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो अपने फैसले हैं उन पर अगर ये मुज़ाकरात के जरिए लचक नहीं दिखाती दोनों जमातें, तो किसी भी तौर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते अपने फैसले पर। देखें, अपेरेंटली डिजोरे पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबात होने चाहिए, वो 3-2 के फैसले पर 5 जज साहिबान के दस्तखत हैं। उन 2 के भी हैं जिन्होंने बाद में डिटेल्ड ऑर्डर में कहा कि ये तो 4-3 है। तो अपेरेंटली उस फैसले पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट करने का हुक्म दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रही है अभी तक, क्योंकि जज साहिबान को नजर आ रहा है कि जब कभी वो थोड़ा सा अपने आप को असर्ट करते हैं, फैसला इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं, तो ऑडियो लीक्स भी होती हैं। कभी कोई चीफ जस्टिस साहब की सास की मुबैना ऑडियो लीक निकल आती है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब के अहले, यहाँ तक तो ये बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में
उनको भी सेकंड थॉट्स आते हैं फिर कि हम किस हद तक इसमें जाएं, हम कितने पोलिटिसाइज हो जाएंगे, कितने कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। वो के सुप्रीम कोर्ट का वो जो 3 रुकनी बेंच है, जो 3 जजेस हैं, वो बहुत क्लियर है इस हवाले से कि 90 दिन में इंतखाब होना आइन का मंशा है और होने चाहिए, और नहीं हो रहे हैं तो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और उन्होंने फैसला भी दे दिया इस हवाले से। लेकिन उसके बावजूद जब वो देखते हैं कि हुकूमत आगे बिल्कुल ढटाई के साथ खड़ी है और कहती है कि नहीं मानते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको सेकंड थॉट्स आते हैं और अभी तक आ रहे हैं। सही। वैसे साहब साथ ही रहिएगा, ज़रा मुजम्मिल की तरफ मैं सवाल लेके जाता हूँ कि अब ये दोनों अगर लचक नहीं दिखाते और सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है मुज़ाकरात का, जब ही कहा गया ना मुजम्मिल के थोड़ी सी लचक दोनों जानिब से दिखाई जाए तो एक कोई मुत्तफ़िका तारीख निकल कर सामने आए। अब इमरान खान साहब का बयान इस पूरी सूरत हाल में कि अगर 14 मई को इंतखाब नहीं हुए तो ये आइन टूट जाएगा और फिर जिसका जोर होगा उसी की पावर होगी, उसी की मर्जी चलेगी। अब ये इसको क्या एक ख़तरनाक बयान तस्वुर किया जाए? आगे फिर सड़कों पर बहुत से फैसले होते हम देखेंगे। बिल्कुल, देखें वो तो ऐलान कर चुके हैं कि वो डी चौक पर धरना भी दिया जाएगा, वही पॉलिटिक्स रिपीट होगी जो पहले वो करते रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो खुद लचक का मुजाहरा जो है उनको करना पड़ गया, क्योंकि जो अग्रेसिव टोन पहले ली गई थी, सबको तलब किया, सबसे जवाबदेही की, कल हमने देखा कि उस तरह से मामलात आगे नहीं बढ़े, परसों गालिबन, और उसमें यह था कि कोई ऐसी पोजीशन नहीं ली गई जिसमें फैसला जो खुद से करने की बात हो, तो थोड़ा न्यूट्रलाइज सा माहौल लगा वहाँ पर भी, जो कि एक्सपेक्टेशंस के बरक्स था, जो कि तहरीके इंसाफ की एक्सपेक्टेशंस थी। और पीडीएम की तरफ से जो स्पीकर साहब का बयान भी आया था कि कोर्ट को नहीं चाहिए कि वो मुज़ाकराती अमल में किरदार अदा करे, ना ये सालसी का कोई प्लेटफॉर्म है। तो वैसा ही होता देखा हमने, और प्रेशराइज करने में शायद कामयाब हुई है पीडीएम। उसकी वजह ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ बुला लेंगे और 3 रुकनी बेंच जो बना है ये बाइस्ड है, ये हमारे अगेंस्ट है और ये पार्टिजान है, तो ऑब्वियसली इस तरह का क्रिटिसिज्म जो है वो बड़ा असर डालता है केसेस के ऊपर भी और पॉलिटिक्स के ऊपर भी मुल्क की। तो ये सारा कुछ जो हम देख रहे हैं होता हुआ, इसका हल यही है कि आगे बढ़कर यही सियासतदान ही कोई अगर हल निकालते हैं तभी कुछ हो सकता है। कोर्ट बजाते खुद एग्जीक्यूटिव बॉडी तो नहीं बन सकती कि वो बाहर आके फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन भी खुद करवाना शुरू कर दे। अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू होती है वो भी हल नहीं है, उससे भी मजीद जो है वो डिवीजन क्रिएट होगी, पोलराइजेशन क्रिएट होगी। अगर कोई नाअहली होती है तो पीडीएम का बयानिए को तकवीत भी मिल सकती है कि शहबाज शरीफ साहब सियासी शहीद बन गए हैं और कोर्ट ने इंटरवीन करके एक मरतबा फिर से साजिश की है, पार्लियामान को बेतौकीर की है, तो उसमें भी उतना डैमेज नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो इन्फ्लेशन और मुल्क की इकॉनमी का हाल है, अगर उनको निकाल दिया जाए तो शायद वो बेहतर होगा उनके लिए बजाते खुद, उसके कि वो खुद चले जाएं। तो उसमें भी उनको इतना डैमेजिंग सिचुएशन नहीं लग रही, इसलिए वो चांस भी लेना चाह रहे हैं अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए। तो सारे हाल के अंदर यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि अगर लिखा कंटेम्प्ट की कार्रवाई के आगाज की आप बात करें, अगर ये आगाज हो जाता है आज के दिन को आप हटा दें तो ये सिर्फ 15-16 रोज ही बाकी रह गए हैं 14 मई में, तो ये फिर अगर ये कार्रवाई भी शुरू हो जाती है और वो तारीख भी करीब आने लगती है तो फिर क्या माहौल बनेगा? इसी असना में अगर 14 मई आ जाती है तो फिर इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो एक गुमगू की कैफियत बरकरार रहेगी। देखिए, उसमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं ना होंगे, उसमें तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कि बाकी सारी जो है वो प्रोसीजर को जिन्होंने फॉलो करना होता है, जिन्होंने इनकार कर दिया, या इवन कैबिनेट के मेंबर्स को जो है वो आगे किया, फिर पार्लियामान ने बिल पास किया, तो किस किस के खिलाफ होगी? मेरी तो समझ से बालातर है कि किस किस को कंटेम्प्ट पे आप फारिग करेंगे। सबके अगेंस्ट तो नहीं ये प्रोसीडिंग चल सकती, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी हेजिटेंट होगी ऐसा काम करने से पहले। उसकी वजह यह है कि आउटरीच बहुत ज़्यादा आएगा और पहले ही एक सियासी सूरत हाल जो एस्केलेशन का शिकार है वो मजीद ख़राब हो जाएगी। तो इसमें यही है कि या तो आप खुलम खुला ये कह दें कि मुल्क में आइन स्टैंड नहीं करता और इमरजेंसी की सूरत हाल है और जो लिखा हुआ है आइन में वो ठीक है, लिखा रहे, हमने उसको नहीं मानना। तो ये लॉन्गर रन में ये शहबाज शरीफ साहब के लिए या पीडीएम के रहनुमाओं के लिए एक खतरनाक प्रेसिडेंट साबित होगा कि गवर्नमेंट का अगर मूड नहीं है तो वो इलेक्शन करवाने पर रजामंद नहीं हो रही। तो मूड के ऊपर अगर सूरत हाल होने लगी तो कल को ये इन सब के खिलाफ भी ये तमाम प्रेसिडेंट जाएंगे जो ये खुद सेट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी इक़्तिदार में होगा वो कहेगा मैंने इलेक्शन अभी नहीं करवाने। सही। तो इसमें यही है कि इमरान खान साहब को कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पीडीएम तो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है। मुजम्मिल आप साथ ही मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो समी साहब, ये अब मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलता आप देख रहे हैं? 14 मई की तारीख अब बहुत करीब आ चुकी है और अदालत की समाअत अब जब भी होगी उससे पहले आपको लगता है कि मुज़ाकरात में किसी एक नुक्ते पर ये दोनों सियासी जमातें मुत्तफिक हो सकती हैं, जबकि अभी तक बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही, अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं दोनों? मुझे बताइए, जब ख्वाजा आसफ ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये वक्त का ज़िया हैं और हमने कह दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं,
और इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में ही होंगे, तो क्या मैं इस पे उम्मीद रखूं कि मुज़ाकरात होंगे और कोई एग्रीमेंट होगा, कोई राजीनामा होगा? बिल्कुल कोई राजीनामा नहीं होगा, इसलिए कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो ना आइन की परवाह कर रहा है, ना कानून की परवाह कर रहा है। वो सिर्फ अपनी जो दौलत है, अपना जो इक़्तिदार है, उसको बचाने की बात हो रही है। मैं अभी आपकी गुफ्तगू भी मैं भी सुन रहा था जो आप कर रहे थे, गुफ्तगू जो ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स हैं। सवाल देखें एक है, सुप्रीम कोर्ट को एग्जर्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी अदालत का जो हुक्मनामा था उसको इस वजीर आजम ने, इस वजीर खजाना ने, इस काबीना ने उसको हवा में उड़ा दिया और फिर उसके बाद उसको इन्होंने पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट लड़ाई बनाने की कोशिश की है। ये अब कंटेम्प्ट की बात नहीं है, ये बुनियादी तौर पर एक एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात बन गई है। और साजिश जो करता है ना, तो हमेशा सजा उसी को मिलती है। ये सब कुछ जो किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजारत खजाना से आज तहरीरी जवाब मांग लिया है। ये बेसिकली किसी पूरी पार्लियामेंट को सजा देने की जरूरत नहीं, वजीर खजाना और वजीर आजम साहब उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि ये लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ इत्तला देनी है ऐवान को, अब बाद में आपने जो भी होगा वो मंजूर करवाना है। आपने पहले ऐवान के पास नहीं लेके जाना ये जो अखराजात हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए होते हैं, क्योंकि ये बदनीयती थी। काबीना से ये करवा के तो पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट कर रही है, अपने लिए वो इत्मीनान का वोट हासिल कर रहे हैं। अब तो ये बिल्कुल क्लियर एविडेंस आ गया कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं लिया, उस पर अमल दरामद हो या ना हो, ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के वकला और आने वाला वक्त जानेगा। अगर जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में नहीं उड़ाया, अगर इनको चीफ जस्टिस साहब ने, इस बेंच ने सजा नहीं दी और सजा वो जिसके ये मुस्तहक हैं, तो भूल जाएं आप पाकिस्तान में यहाँ पे ना कोई कानून है। लोग कहेंगे वकील करने की क्या जरूरत है भाई, आप 5 लाख रुपए में कोई एक मर्डरर ले ले और अपना जमीन पे कब्जा छुड़वा लें आप। इस कोर्ट के फैसलों को कौन देखेगा? जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंच को उठा के इन्होंने वो दरिया रावी जिसमें पानी नहीं है उसमें डाल दिया उस ऑर्डर को, तो कौन ये फैसला? अदालतों का तकद्दुस कहाँ रहेगी अदालत की? बड़ी माजरत, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि अगर अदालत ऑर्डर दे, उस पर अमल दरामद होना ना होना फिर वो ये कौम देख लेगी, ये कितनी खतरनाक बात है कि अगर अदालत कोई ऑर्डर देती है और उस पर अमल दरामद ही नहीं होता, हुकूमत उसको मानती नहीं है, रद्द कर देती है। फिर तो अरबाब साहब, तो मुझे ये बताइए ना, वो हुकूमत कैसे कायम रह सकती है? वो हुकूमत कायम कैसे रह सकती है? आईने पाकिस्तान क्या कहता है? उस हुकूमत को आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर रहने का जवाज कहां पे है? ये आइन सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, आइन। मुझे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका एक ऑर्डर दे और वहां पर जो हुकूमत है वो कहे हम इस पे अमल नहीं करते, और फिर वहां पे लोग बैठे हों ये इस बात पर आर्ग्यू करने के लिए कि बिल्कुल ठीक है जी, ये तो ऐसा हो गया, अब ऐसा आप इसको टॉलरेट कर देंगे? ये किसी महज़ब मुआशरे में इसका तसव्वुर है? आपने तो इसको बनाना क्या पता नहीं संतरा रिपब्लिक बना दिया है, आपने तो उड़ा के रख दिया, इस मुल्क को सत्यानाश कर दिया है। ये तो मैं समझता हूं कि ये तो अगर वजारत खजाना की रिपोर्ट आती है तो सुप्रीम कोर्ट को रात को बैठना चाहिए, कल सुबह बैठना चाहिए। इन लोगों को जो काबिज हैं और आइन के इस तरह से ये उसको हवा में उड़ा रहे हैं, इनको जेल भेजना चाहिए, घर भेजने की तो बात ही नहीं है। ये मुझे बताइए ना कि ये सेशन जज और हाई कोर्ट क्या बेच रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर बेंच उसके फैसले की ये हालत है। सही। और समी साहब, ये जब भी वजीर आजम पार्लियामेंट के फ्लोर पर गुफ्तगू करते हैं, कोई और वजीर भी करता है, और जब वो अदालती फैसलों को इशारतन या बराह रास्त रद्द करते हैं या अदम एतमाद का इजहार करते हैं, तो क्या फिर ये सिविल नाफरमानी के भी जुमरे में आता है? इस तरह शेख रशीद साहब ने भी आज कोर्ट किया कि कल एतमाद का वोट देते हुए वजीर आजम सिविल नाफरमानी कर चुके हैं। देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को नहीं मानते तो आप वो करते हैं, सिविल नाफरमानी करते हैं। अब देखें, पार्लियामान के दूसरे मेंबर्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वो पाबंद है आइन के तहत कि फाइनेंस बिल पर वो अपनी हुकूमत की मर्जी के मुताबिक वोट देंगे। अब यहां पर हुकूमत की मंशा ये है कि पैसे नहीं देने, वो तौहीन के मुर्तकिब नहीं हो रहा है। वो अपनी देखें 3-4 चीजें हैं जिसमें कायदे ईवान का इंतखाब है, जिसमें मनी बिल पर वोट है, वो अपनी पार्टी लाइन्स के मुताबिक उन्होंने देना है।
तो ये जो अरकान पार्लियामेंट हैं ये अपनी पार्टी लाइन को टो कर रहे हैं, क्योंकि इनको शहबाज शरीफ ने कहा है, इनको इसहाक डार ने कहा है, जो पार्टी कायदीन है, कि आपने इस बिल को रिजेक्ट करना है। और क्योंकि वो इंस्टिगेटर वो हैं, इसलिए ये वजीर जो है खजाना और वजीर आजम, ये दो, ये और फिर साथ में वो ब्यूरोक्रेट जो चेंबर में यकीन दिला के आए थे कि हम अमल करेंगे। कायदे आजम ने भी ये कहा है कि अगर कोई गैर कानूनी हुक्म हो तो ब्यूरोक्रेट उसको रेजिस्ट करे। तो ये मुझे ये, अच्छा दूसरी एक और बात मुझे ये बताइए कि जिस तरह की तकारीर की गई है अदलिया के खिलाफ, जिस तरह जजों की तज़हीक की गई है, आर्टिकल 68 क्या कहता है कि कंडक्ट ऑफ जज डिस्कस ही नहीं हो सकता। तो मुझे ये बताइए कि क्या पार्लियामान जो है वो उसको मदर पिदर आज़ादी है कि वहां पर खड़े होकर आप किसी को मर्जी गाली निकाल दें और आप जो मर्जी करें, देन यू कैन गेट अवे विद दैट, क्योंकि आपने ये पार्लियामेंट में किया। सर जी नहीं, सुप्रीम है पाकिस्तान का आइन, और आइन की तशरीह करना ये काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कानून की तशरीह करना। तो ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। मैं नहीं समझ, मैं कहता हूं कि अगर सियासतदानों के बीच तारीख तय भी हो जाए, कल भी इलेक्शन, मैं कहता हूं कि इमरान खान मान भी जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो उनकी तज़हीक हुई है अगर उस पर एक्शन नहीं लिया तो इस मुल्क में अदालती निजाम खत्म हो चुका है। ये मुल्क बिल्कुल आइन इसका खत्म हो चुका है और किसी को अदालतों पर कोई ये जिन लोगों ने किया है, दे नीड टू सेंड टू अडयाला। अगर ये अडयाला इनको नहीं भेजते तो जनाब कोई कानून नहीं है यहाँ पर, इस मुल्क में कोई आइन नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब समझ आप ये कह रहे हैं कि 14 मई के इंतखाबात पर भी अगर हुकूमत राजी हो जाए या किसी एक तारीख पर भी पीटीआई और हुकूमत मान जाए, तब भी तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है इन तमाम हुकूमती वुज़रा और बाकी अफसरान के खिलाफ? बिल्कुल। 2 दफा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की तज़हीक की है, इन्होंने 2 दफा इन्होंने इनकार किया क्लियरली। और ये आज भी ख्वाजा आसफ, क्या मैंने आपसे पहले बात कही है कि कोई ये नहीं होना इंतखाबात वगैरह पहले, और हमने कह दिया कि हमने पैसे नहीं देने। ये सारे के सारे जब तक जो ये मुल्जमान है इनको अगर आप जेल नहीं भेजते, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करती कि ये इन्होंने तौहीन की है एंड दे आर नो मोर, और ये इनको ये सजा है, सर जी उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस, इस मुल्क में आइन की सैंक्टिटी, इस मुल्क में जो अदलिया का जो आइनी किरदार है वो उस वक्त तक बहाल नहीं होगा। अगर आज उमर अता बंदयाल साहब ने कंप्रोमाइज कर लिया तो जो लेगेसी वो छोड़ के जाएंगे वो जस्टिस मुनीर शेख से ज्यादा बदतरीन लेगेसी होगी। प्लीज लेट मी से दैट। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, मुजम्मिल शाह एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे और बैरिस्टर एहतशामुद्दीन भी साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद अहम मामलात पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और सेगमेंट का आगाज अंदर की खबर से करेंगे जिसमें कुछ हैरानकुन आदाद शुमार भी शामिल हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई तबका या कोई इदारा नहीं जो महंगाई से इस वक्त मुतासर ना हुआ हो। जहां रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने मिडिल क्लास तबके को सिरे से ख़त्म कर दिया, वहीं गरीब अफराद के आखिरी सहारे यानी रिफाही तंजीमों की कमर भी तोड़ डाली है। बरतानवी खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक महंगाई के बाइस खैराती इदारों को मौसूल होने वाली इमदाद में 50% कमी आ चुकी है, जबकि मांगने वालों की तादाद में 50% का इजाफा हुआ है। यानी अवामी खिदमत के इदारे अब खुद मदद के तलबगार बन गए हैं और मुल्क की 75 साल तारीख में ऐसे हालात पहले कभी पैदा नहीं हुए जो इस वक्त मौजूदा दौर में नजर आ रहे हैं। रोशनी की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इस हवाले से पाकिस्तान में काम करने वाली रिफाही तंजीमों के सरबराहान ये कहते हैं कि जो अफराद पहले कम रकम अतिया करते थे वो अब मदद के लिए पूछ रहे हैं, जबकि जो लोग बड़ी रकम अतिया करते थे वो माली मुश्किलात की वजह से अब अतिया नहीं कर पा रहे, जबकि मदद के लिए रुजू करने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा है। जिस दस्तरखान पर एक साल पहले तक 500 अफराद हुआ करते थे, अब वहां पर यह तादाद बढ़कर दुगनी यानी 1000 तक पहुंच गई है। फिर मुश्किलात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके अलावा ईंधन की बढ़ती कीमतों ने एम्बुलेंस सर्विस की फराहमी को भी मजीद मुश्किल तर बना दिया है। और ये कहते हैं वो कि हमारी खिदमात महंगी होती जा रही हैं, अब हम हर बार लोगों तक नहीं पहुंच पाते, अतियात है नहीं और हम अपने अकाउंट से काफ़ी रकम खर्च कर चुके हैं। मुश्किल हालात में सैकड़ों मुस्तहकीन का इन्हिसार इन्हीं फलाही इदारों पर होता था, लेकिन अब ये रिफाई तंजीमें भी खुद मुश्किलात का शिकार हैं। मिडिल क्लास तबका पहले ही ख़त्म हो चुका है, गुर्बत तो ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर अब भी मुआशी हालात में बेहतरी ना आई
तो गरीब ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। और गरीबों की ये मुश्किलात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि दीगर जो उनकी मुश्किलात हैं वो भी अब बढ़ती जा रही हैं। मौसम की शिद्दत जब आती है तो वो भी सबसे ज़्यादा गरीबों को करती है। अब बारिशों का एक ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। अभी पिछले साल के सैलाब के नुकसानात को लोग भुला नहीं पाए हैं। इस साल कितनी तबाही आ सकती है, कौन कौन से इलाकों में कितनी बारिश होगी और क्या हालात वहाँ पर पैदा हो सकते हैं, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। सरदार सरफराज साहब DG मेट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये इस साल बारिशों की शिद्दत क्या होगी, कौन कौन से इलाके ज़्यादा टारगेटेड होंगे, कहाँ कहाँ ज़्यादा तबाही आ सकती है? देखिए, इस साल की बात अभी उसका कहना कबल वक्त है। वो तो बाकायदा जो मानसून की बारिशें होती हैं वो तो 1 जून के बाद प्री मानसून और फिर मानसून जुलाई के बाद शुरू होता है। तो जो आपने सैलाब की बात की पिछले साल की, वो मानसून के दिनों में हुआ था। ये जो स्पेल है इसमें कोई ऐसा उतना मतलब मुसलसल स्पेल नहीं है, एक तो एक के बाद एक होता है। जैसे उस वक्त तो जुलाई और अगस्त दोनों महीने मुसलसल बारिश होती रही थी। ये जो है मगरबी हवाओं का सिलसिला, ये तो वक्फे वक्फे से बारिश होती है और उतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होता कि जितना मानसून के होते हैं अमूमन। तो खैर करंट स्पेल जो है इसमें कराची समेत पूरे सिंध में इम्कान है अगले 3-4 दिनों में वक्फे वक्फे से कहीं पर मॉडरेट और किसी जगह पर तेज शावर्स हो सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, मुसलसल नहीं। और सैलाबी कैफियत इससे कोई कहीं पैदा नहीं होने वाली, लेकिन यही हवाएं जब उधर शुमाली इलाकों में पहुंचेंगी, जाहिर है KP के जो पहाड़ी इलाके हैं, पंजाब के जो पहाड़ी इलाके हैं और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन इलाकों में जाहिर है ज्यादा तेज स्पेल या तेज बारिश होगी, तो वहां पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, वहां पर फ्लैश फ्लडिंग का भी ज्यादा खदशा है। सिंध की हद तक कोई इतना बहुत ज्यादा खदशा नहीं है। बलूचिस्तान में अलबत्ता कुछ जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान है और जो सदर्न बलूचिस्तान है, यहाँ पर तेज स्पेल मुतवक्की है, तो वहाँ पर नशेबी इलाकों में पानी नदी नालों में जमा हो सकता है। अच्छा सरदार साहब, चूंकि थोड़ी बारिश भी होती है तो लोग डर जाते हैं कि तबाही बड़ी होगी। PDM ने आप देखें इतनी थोड़ी सी बारिश पे अलर्ट जारी कर दिया। कुछ इलाके ऐसे हैं तुर्बत और आज़ाद कश्मीर के कुछ जहाँ पे ये तेज़ बारिश हुई है। ये स्पेल कितना तवील होगा? ये शुरू तो हो चुका है, इसका अख्ताम कब होगा? सिंध और बलूचिस्तान की हद तक तो ये 2 या 3 मई तक है, और अलबत्ता उधर ऊपर पंजाब में के बेशतर इलाकों में और KP और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ एटलीस्ट 6 या 7 मई तक ये स्पेल चलेगा। तो सिंध की हद तक तो यहाँ से तो निकल जाएगा 1 मई या 2 मई ज़्यादा से ज़्यादा, या कुछ इलाकों में जो पंजाब सदर्न पंजाब के साथ लगते हैं वहाँ पर 3 मई को भी कहीं हो जाएगी बारिश। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से 3 मई तक निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, आप साथ ही रहेगा काइंडली। मीरपुर नुमाइंदे शाहिद जमील मौजूद हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि वहाँ पर बहुत कम बारिश भी होती है लेकिन तबाही अक्सर बेशतर बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने गुज़िश्ता कई सालों में वहाँ पर ये तबाही के मनाजिर देखें, पूरे इलाके डूब जाते हैं। तो शायद इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर बारिश की, और इंतजामात पहले से इंतजामिया ने कर रखे हैं? चूँकि अलर्ट्स तो जारी हो जाते हैं लेकिन कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा होता। हाँ जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया उसमें मीरपुर खास भी शामिल है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो इब्तदाई चीज़ें होती हैं वो अभी तक देखने में नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास में इस हवाले से एक मीटिंग का किया गया था, इनेकाद किया गया था, जिसमें मुताल्लिका अफसरान सारे मौजूद थे और जायजा लिया गया था कि जो मीरपुर खास में मुमकिन बारिशें हैं उस पर जो तबाही आ सकती है। लेकिन बात यह है कि 2 या 3 तारीख तक ये बारिशें रहने का इम्कान है। तो मीरपुर खास में तो अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी वाली हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही, तो किसी वक्त तेज बारिश भी आ सकती है। तो ये जो गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास की जानिब से यहाँ पर जो मीटिंग की गई थी, तो उसके बाद जो उसकी उस हवाले से इक़दाम करने से वो किस तरह किए जा सकते हैं। बारिशें तो बरसेंगी, वो बारिशें आज रात बरस सकती हैं, कल सुबह बरस सकती हैं। तो आपने जिस तरह देखा कि हालिया बारिशें जिसमें मीरपुर खास पूरा का पूरा सातों जो तहसीलें थी वो तबाह हो चुकी थी, और उसमें भी जो वहाँ के मकीन थे, जो मुतासरीन थे, उनकी जानिब से इस तरह की कोई खबर नहीं आई, उनकी तरफ से कोई इस तरह की चीज नहीं आई। चलें शायद साथ ही रहेगा, जरा आपसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं। अब सरदार साहब जाहिर है देखें ये सूरत हाल है कि आप लोग तो हफ्तों पहले बता देते हैं कि सिस्टम आने वाला है, ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा, इन इलाकों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन फिर इंतजामिया उसको शायद सीरियस नहीं लेती, या उनके पास वसाइल नहीं है या अहलियत नहीं है कि वो काम नहीं करती। अब इस वक्त खासतौर पर अगर अंदरून सिंध की हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है, ताकि फिर इंतजामिया उसी हवाले से इक़दाम भी उठाए? मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो डिस्ट्रिक्ट्स बलूचिस्तान के साथ लगते हैं ना, आपके जामशोरो, फिर ऊपर दादू, फिर उससे ऊपर कंबर शहदाद कोट, उस तरफ जैकोबाद, लाड़काना, कश्मीर, शिकारपुर, सक्खर और खैरपुर,
ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ज्यादा इम्कान है तेज बारिश का। इसी तरह से नवाबशाह से ऊपर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और ईस्ट की तरफ जो उमरकोट और मीरपुर खास हैं यहाँ पर भी, और ठट्ठा के कुछ एरियाज में भी, और थरपारका के कुछ एरियाज में भी तेज स्पेल मुतवक्की है। तो सरदार साहब, गवर्नमेंट के लोग फिर आपसे टच में रहते हैं, ये सारा प्लान आप उन लोगों से भी शेयर करते हैं बिफोर टाइम? चूंकि हम देखते हैं कि आप लोग आकर मीडिया पर तो ये चीज़ बताते हैं, लेकिन उस तरह से इकदाम हमें गवर्नमेंट लेवल पर दिखाई नहीं दे रहे होते कि उस तबाही को कम किया जा सके। जी बिल्कुल टच में रहते हैं हम। जो जैसे कि एडवाइजरी इशू होती है, फोरकास्ट डेली बेसिस पे भी उसको अपडेट कर रहे होते हैं, तो उनको कम्युनिकेट कर दी जाती है, और जाहिर है जो इकदाम करते हैं या उठाते हैं तो अकॉर्डिंग भी उसको सामने रख कर ही करते हैं। और सरदार साहब, अभी तो ज़ाहिर है कि आगाज़ हुआ है इन स्पेल्स का, पिछले साल के मुकाबले में क्या ज़्यादा शिद्दत आपको इन स्पेल्स में नज़र आ रही है? आने वाले दिनों में जब ये मानसून का सीज़न शुरू होगा तो पिछले साल के मुकाबले में क्या ज़्यादा ताकतवर होने का इम्कान है? देखिए, मानसून एक अलग एक तरह से ना चैप्टर होता है, समझ लें। ये तो मगरबी हवाओं का सिलसिला अभी तक चल रहा है पाकिस्तान में। मानसून हमारे यहाँ स्टार्ट होता है जुलाई से। पिछले साल भी आपको याद होगा जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी। तो इस वक्त जो इनिशियल असेसमेंट है वो इस तरह से है कि आने वाला मानसून उतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होंगी पिछले साल की तरह। इस साल मामूल से कम बारिशें हैं पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में, और कई शुमाली इलाकों में मामूल के मुताबिक है, और जनूब में मामूल से कम है निस्बतन। तो अब देखिए उसमें जो बाद में जब डाटा उसको मज़ीद हर महीने अपडेट होता है तो क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन फ़िलहाल की असेसमेंट ये है। तो इसलिए इस स्पेल को हम उस मतलब आने वाले मानसून से कोई लिंक नहीं कर सकते। तो वो तो हमारी फोरकास्ट मई में आएगी इनिशियल, और फिर फाइनल जून में आएगी आने वाले मानसून की। लेकिन इनिशियली जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रिलिमिनरी कंडीशन इस वक्त हैं, उनकी बेसिस पर आने वाला मानसून पिछले सालों के मुकाबले में कम शिद्दत का मानसून होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, डीजी मेट हमारे साथ मौजूद थे और बता साल बारिशों का जो सिस्टम है वो पिछले साल की तरह ताकतवर नहीं होगा। शाहिद जमील मीरपुर खास हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद थे। शाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बोल बाजार में ज़रा बात करते हैं। महंगाई से सताए अवाम की ईद पर कितनी खरीदारी हुई, कैसे हुई, स्टॉक मार्केट की इस वक्त सूरत हाल क्या है, डॉलर क्यों काबू में नहीं आ पा रहा, और महंगाई के आने वाले दिनों में कम होगी या नहीं होगी। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। तो कफील, सबसे पहले ज़रा ईद की छुट्टियाँ खत्म हो गई, अभी लोगों ने ईद मनाई है, लेकिन हमने देखा बहुत सारे ताजिरों से भी बात हुई कि वो ये कह रहे थे कि पहले जैसा रुझान नहीं था महंगाई की वजह से। तो क्या आदादो शुमार आपके पास हैं, कितने फीसद कमी रही इस साल लोगों की खरीदारी में, और फिर स्टॉक मार्केट और डॉलर वगैरह की सूरत हाल भी बताइएगा जरा। पहले अगर हम ईद की बात कर लें तो इस वक्त सबसे ज्यादा वर्स्ट हाल जो है वो रहा है अपना खरीदारी के लिहाज से ईद के मौके पर, और तकरीबन जो आदाद शुमार हमें दिए गए हैं और अपना ताजिर इत्तेहाद और दीगर ताजिरों की जानिब से उनके मुताबिक 30 से 35% जो है वो खरीदारी सिर्फ की गई है। और उनका ये कहना था कि जो गुज़िश्ता वर्षों में देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। तो हम अब जिस तरह महंगाई बदतरीन सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो उसके बाद जो रेडीमेड गारमेंट्स है, ज्वेलरी है, बच्चों के शूज़ हैं, इसमें भी खरीदारी खासी अपने ये कम हुई है। और आखिरी अशरा जो कि खासी खरीदारी के लिए नुमाया रहता है उसमें इंतहाई कम खरीदारी जो है वो की गई है। और ये मार्केट सिर्फ एक मार्केट की बात नहीं है, बेहतर मार्केट्स के अंदर कराची में, जिस तरह लांडी की बात कर लें, चापाकल की बात कर लें, बल्दिया साइड, औरंगी, जामकला, तारिक रोड और दीगर जो मार्केट्स हैं उसमें यही सूरत हाल जो वो सामने आई है। इसी तरह अगर हम बात कर लें हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिहाज से, तो आज मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो तो खासा पॉजिटिव था, और मार्केट का जो हाईएस्ट था वो 41,760 के लेवल पे जो है वो मार्केट देखी गई। तहाँ की इस्लामी जो थे मराहिल उसमें तकरीबन 116 पॉइंट का इजाफा मार्केट में जो है वो देखा गया, और 41,580 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड होती है। ठीक है, चलिए थोड़ी पॉजिटिविटी मार्केट में देखिए। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, वक्त की चूंकि कमी है से शुक्रिया आपका करेंगे, और नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज।
CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।